चलो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स में डिस्कस कर लिया था हमने क्रॉप पीरियड पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था बेस पीरियड, और हमने पढ़ लिया था डेल्टा, और हमने पढ़ लिया था ड्यूटी। ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। मैंने आपको बोला था इरिगेशन के अंदर हम लोग क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या लेंगे, सेम लेके चलेंगे, बट डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? जैसे क्रॉप पीरियड क्या होता है? जिस दिन आपने सो किया और जिस दिन हार्वेस्ट किया उसका जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? बेस पीरियड बोलते हैं। अच्छा, जिस दिन फर्स्ट वाटरिंग की और लास्ट वाटरिंग की, उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? क्या होता है? दिस इज बेस पीरियड होता है। तो वैसे तो बोलते हैं हम, जो आपका क्रॉप पीरियड है वो बड़ा होता है किससे? बेस पीरियड से, बट हम लेके क्या चलेंगे? हम लोग सेम लेके चलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस किया था मैंने डेल्टा किया था। अच्छा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है भी कितना पानी आपने अप्लाई किया पूरे उसकी इंटरवल के अंदर। इंटरवल मतलब जैसे एग्जांपल लिया था मैंने खरीफ क्रॉप एग्जांपल लिया था। खरीफ लिया था, रबी लिया था, तो रबी ले लिया था। चलो राइस का लगा लो या वीट का लगा लो, कोई भी लगा लो। वीट की स्टार्ट हुई, वीट है विंटर क्रॉप स्टार्ट होती है हमारी नवंबर से मार्च तक, वो सारी कहानी ले ली थी। उसके अंदर फिक्स इंटरवल पे जितने बार भी हमने पानी लगाया उसको टोटल अमाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? डेल्टा बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद बताया था हमने ड्यूटी की कहानी क्या बताई थी भाई? अगर मैं 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज से पानी अप्लाई करता हूँ तो कितना एरिया इरिगेट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूटी बोलते हैं। तो ये सारी कहानी मैंने बताई थी, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था और न्यूमेरिकल भी करवा दिया था। ये करवा दिया था। उसमें फॉर्मूला मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो क्या फॉर्मूला था बोलो? डेल्टा इक्वल टू 8.64 B डिवाइड बाय में D। ये किस में आएगा? ये सारी वैल्यू किस में आएगी डेल्टा की? मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालनी है 8.64 864 हो जाएगा। तो 864 B डिवाइड बाय में D किस में आ गया? सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें B क्या है? दिस इज बेस पीरियड। किस में होगा ये? बेस पीरियड होगा डेज में। D क्या है? दिस इज ड्यूटी। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी किस में आएगी? दिस इज हेक्टेयर पर क्यूमेक। ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी थी। तो आपको राजस्थान जी में 2 क्वेश्चन आए थे, इसके पढ़ भी लिए होंगे। सीधा लगाना था, ये सेंटीमीटर में पूछेगा था, सीधा आंसर लगाना था। तो फैमिलियर है, बस चीज़ें तो यही होती हैं, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए सारी कहानी। और कल मैंने इसको प्रूव भी करवा दिया था कैसे आता है ये। बी डेज को मैंने कन्वर्ट करके वॉल्यूम अप्लाइड और वॉल्यूम, वो सब सारी कहानी बता दी थी, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूटी भी करवा दिया था, जिसमें आपको टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप ऑफ सोयल, यूजफुल रेनफॉल, क्लाइमेटिक सीजन्स और एफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, ये सारी कहानी बता दी थी। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी। चलो स्टार्ट करो। हाँ, 5 फैक्टर थे। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी का सिग्निफिकेंस क्या है? फिर कही राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोगों ने लिख रखा है ये वाला? सबने कर लिया था ये? चलो, इफ एरिया ऑफ फील्ड is to be irrigated is known as duty। लिखवा दिया था ये, is known as duty। इसमें शॉर्टकट में लिखवा दूं? एंड ड्यूटी ऑफ वाटर लगा लो। एंड इज ऑल्सो नोन एज इसका मैंने फॉर्मूला बना दिया था। इट इज नोन एज द रेट ऑफ वाटर नीड्स टू बी सप्लाई। The rate of water needs to be supplied। क्या फॉर्मूला था इसका? फॉर्मूला क्या लिखवाया था? needs to be supplied, that is क्या किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल लेंगे? A डिवाइड बाय में D।
ये आपको ध्यान रखना है। ए कैसे, ए किस में होता है, ए किस में लेके चलते हैं, एरिया किस में लिया था, हेक्टेयर में, ड्यूटी किस में लेते हैं, हेक्टेयर पर क्यूमेक, तो वैल्यू कैसे किस में आ जाएगी, अपने क्यूमेक में आ जाएगी, तो डिस्चार्ज बता देता आपको। ठीक है, पहली कहानी। सेकंड लिखो। सेकंड में लिखेंगे, आपको लिखवाया था एक मैंने एरिया, किस में था, अब डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ इसको मैं, इसको लिखवाया था हमको। एरिया किसके इक्वल होगा, अगर आपको एरिया निकालना है तो किसके इक्वल होगा, वो डिस्चार्ज इनटू में, दिस इज डिस्चार्ज इनटू में ड्यूटी, इसको इससे गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसके लिए कहानी लिखवाई थी मैंने, इफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड, लिख लो इसकी भी, if discharge required by the crop is known as, if the discharge required by the crop is known and duty of water for various crop, and duty of various crops, if discharge required by the crop is known and duty of various crop is also known, then area is to be calculated, कैसे निकालेंगे वो सारी कहानी बता दें, लिख लो उसको। उसमें आप लिख लो, इसमें एरिया ऑफ फील्ड इज टू बी इरिगेटेड इज known and duty of water is also known as the rate of water needs to be supply is to be calculated, ये चेंज कर लो। चलो, अब इसने यहाँ बता दिया, अभी एरिया गिवन हो, आपका ड्यूटी गिवन हो तो क्या निकालोगे, डिस्चार्ज निकाल लोगे। यहाँ पे बता दिया आपको, यहाँ पे बता दिया डिस्चार्ज, यहाँ पे क्या बता दिया आपको, यहाँ पे आपको बोल दिया डिस्चार्ज गिवन हो, ड्यूटी गिवन हो तो क्या निकालोगे, ये निकालोगे। तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये सारी कहानी बता देती है आपको। चलो नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द इरिगेशन। हो गया इतना। चलो नेक्स्ट टॉपिक, मेथड टू इम्प्रूव द ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी ऑफ वाटर को इम्प्रूव करना है आपको, वाटर की ड्यूटी, ठीक है। चलो सबसे पहले आपको लिखना है अल्कलीन सोइल। फर्स्ट इज, अब कैसे कर सकते हैं वो देख लो। दिस इज अल्कलीन सोइल should be properly leased, second, should be properly leased. Second, use of improved method of irrigation, Third is land to be used must be leveled. Land to be used must be leveled. Fourth लिखो, field should be properly plowed. Field should be properly plowed. Before application of water. Before application of water. Fifth, adoption of rotation of crops. ये लिखवाया हुआ है, adoption of rotation of crops.
crops. Sixth है the source of irrigation water. The source of irrigation of water. The source of irrigation of water must be selected within the permissible limit. Within the permissible limit. या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट लो, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। नेक्स्ट हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, highly efficient method of irrigation must be adopted, example drip irrigation, sprinkler irrigation, etc. स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल हो गया। 8th बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल। 9th इज फ्री फ्लडिंग मस्ट बी अवॉइडेड, फ्री फ्लडिंग मस्ट बी अवॉइडेड, मस्ट बी अवॉइडेड। ये लिख लो सारी का। चलो क्या हुआ कहानी देखो, क्या बताई मैंने। इसमें बस पढ़ना ही है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसमें बताया भी आप ड्यूटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ड्यूटी क्या होता है, क्या हुआ, ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी कैसे इंक्रीज होगी। ड्यूटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, अभी आती तो बताइए। एक क्यूमेक डिस्चार्ज अगर मैं भेजूं तब कितना एरिया इरिगेट करेगा, तो उसको बोलते हैं अल्टीमेटली ड्यूटी क्या है, कितना मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो रहा है। तो ड्यूटी को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, ज़्यादा एरिया क्या हो जाए, इरिगेट हो जाए। ज़्यादा एरिया इरिगेट करने के लिए क्या कहानी पढ़नी पड़ेगी। अब आपको बता दिया भाई अल्कलीन सोइल शुड बी प्रॉपर्ली लीज्ड। अब लीज्ड क्या होता है, लीचिंग। व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग क्या होता है, हैं साल्ट को जो रिमूव करते हैं वो प्रोसेस को। तो जो अल्कलीन सोइल है जिसके अंदर साल्ट प्रेजेंट है उसको प्रॉपर्ली लीच करा होना चाहिए। क्यों लीच होना चाहिए, क्या हो जाएगा उससे, लीचिंग से होते हैं वो, साल्ट से होते हैं वो। अच्छा वो तो वाटर लॉगिंग से क्या होता है फिर, सर वो तो वाटर लॉगिंग से होता है। अरे लास्ट क्लास में बताया थे, दो कहानी बताई थी, एक वाइट अल्कली एक आते ब्लैक अल्कली। क्या होती है, इससे बताया था सोयल बंजर हो जाती है, याद है आपको। जब सोयल बंजर कब होती है, जब उसमें साल्ट भरते जाते हैं। तो इसने यही बोला इस साल्ट को रिमूव कर लेना, अदरवाइज क्या होगा, आपकी इरिगेशन तो हो जाएगी बट डे बाय डे क्या होता जाएगा, सोयल क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी। एक टाइम आएगा उसमें आप क्रॉप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली उसने बोला जो अल्कलीन सोयल है उसको प्रॉपर्ली रिलीज कर लेना। तो ये सारी कहानी है। नेक्स्ट बताया था यूज ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड हो, भाई अब आज का जो मेथड चल रहे हैं वो मेथड यूज करो जिसमें लॉसेस क्या हो, कम हो। जैसे बता भी दिया वो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हैं। लैंड टू बी यूज मस्ट बी लेवल्ड, अब जो लैंड यूज करोगे मस्ट बी लेवल्ड होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अब क्या होता है जैसे मान लो फ्री फ्लडिंग कर दी, वहां पे लेवल करने की जरूरत थी, लेवल करने की जरूरत थी जब फ्री फ्लडिंग की थी। जब टाइप ऑफ इरिगेशन फ्री फ्लडिंग की थी वहां पे कोई लेवल करने की जरूरत नहीं होती। उसमें क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा जाएगा, वैसे ज़्यादा होगी, ज़्यादा लॉस होंगे, तो ज़्यादा पर्कुलेशन होगी, ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। तो अपने को क्या बोल दिया, लैंड को क्या है ज़्यादातर आप क्या करो, लेवल करके ही काम करो। नेक्स्ट बताया फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली प्लॉड। प्लॉड क्या होता है, व्हाट इज प्लॉड, प्लॉड क्या होता है,
अच्छा पुडिंग क्या होता है? सारा पढ़ रखा है तुमने तो। पुडिंग, व्हाट इज पुडिंग? अब नोट्स में से 4 सवाल आने हैं, हर चीज का मतलब पता होना चाहिए, तभी सवाल होगा ना। वो पुडिंग क्या होता है? सेक्शन पुडिंग होती है। अच्छा वो चेक्स क्या होते हैं फिर? वो चेक्स होते हैं। पुडिंग क्या होता है? पुडिंग बताया था जब आपने क्या करना है, क्रॉप को ग्रो करना है, उससे पहले लैंड को प्रिपेयर किया जाता है। उसको पहले से ही हम उसका क्या देते हैं, पानी अप्लाई कर देते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर पहले से ही आ जाए। पहले से ही लैंड को प्रिपेयर करना उसको पुडिंग बोलते हैं। अब प्लोड क्या होता है? अब हमें फील्ड को ऐसे प्लो करना है, प्लो मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना है। अब फर्टिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं। क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, तो अपने को फील्ड में क्या करना है, फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली प्लोड, मतलब ऐसे लिख सकते हो टू इंक्रीज दी फर्टिलिटी, लिख लो यहीं पे, टू इंक्रीज दी फर्टिलिटी, फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। बिफोर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, उससे क्या बोल दिया उसने, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, उसके जो वाटर की एप्लीकेशन है वो पहले से ही, मतलब पानी अप्लाई करने से पहले ही अपने को लैंड ऐसा प्रिपेयर करना है भी फर्टिलिटी क्या हो उसकी इंक्रीज हो। नेक्स्ट बताया अडॉप्शन ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप की रोटेशन क्या होती है? जैसे इस बार आपने राइस ग्रो कर लिया, अगली बार क्या कर दिया, ग्राम कर दिया। तो क्या होता है, जैसे राइस आपने ग्रो किया, मान लो इस साल या 2 साल तक आपने लगातार राइस ग्रो कर दिया। अब राइस जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं तो सोइल के अंदर मॉइस्चर रह जाता है। अब जो मॉइस्चर रह जाता है उसी में ग्राम हो जाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, पहले राइस कर लो फिर ग्राम हो जाएगा। तो इसलिए सीक्वेंस है इसके कुछ, वो सारे सीक्वेंस मैं आपको बता भी दूंगा आज। नेक्स्ट बताया था द सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर मस्ट बी सिलेक्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब सोर्स ऑफ वाटर सिलेक्ट करना है विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या होता है भाई? ऐसा सोर्स चूज करना है जिससे लंबे टाइम तक हमें जितना भी हमारा टाइम है उस पूरे टाइम में पानी अप्लाई हो सके। भाई ऐसी रिवर देखनी है जहां से पानी अप्लाई क्या हो सके, भाई उतने टाइम तक पानी अप्लाई मिल सके हमारे को, तो उसको ऐसा वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तभी बोल रखी है, वो लिमिट है ये वाली। नेक्स्ट बोला हाईली एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन मस्ट बी अडॉप्टेड। भाई जो एफिशिएंट मेथड है वो यूज करोगे, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो क्या होती है वो सारी कहानी बता दी। नेक्स्ट बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल। अब मैंने आपको बताया इंडिया में जितने भी कैनाल्स हैं, अरे लाइट नहीं बंद कर दो यार, जाने वाला है फिर हैं, दूसरी ऑन कर लो ये वाली, ठीक जाएगा। चलो इसने बोला बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल। अब कैनाल की लाइनिंग करनी है। कैनाल की लाइनिंग मतलब अगर लाइन, अब हमारे को पता है इंडिया में ज्यादातर कैनाल्स क्या हैं, अनलाइंड है, तो लॉसेस क्या होते हैं उसमें, ज्यादा लॉस होते हैं। वो सारी कहानी बता रही है, पर्कुलेशन लॉस है, साइड से पानी जाता है, वो सब सारी कहानी है। कैनाल अगर लाइंड होगी तो क्या होगा, ड्यूटी वैसे इंप्रूव हो जाएगी। ड्यूटी मतलब अब ज्यादा पानी बच जाएगा अपने पास इरिगेट करने के लिए, ज्यादा बच जाएगा तो क्या होगा, ड्यूटी मेरी वैसे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बताया फ्री फ्लडिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ये कहानी पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ कुछ सीजन्स लिख लो, सीजन्स इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक, अरे दोबारा बना लो नोट्स, फ्लो में रहोगे नहीं तो सो जाओगे यहाँ पे। दोबारा बना लो, क्या दिक्कत है, हम तो 3 4 बनाया तो मैं तो यार। कॉपी लो, दोबारा बना लो, याद हो जाएगा साथ साथ ही, मानो बात। ये चीजें मैं तो पता ही नहीं मुझे कितनी बार बनाता हूँ, आपने एक बार बना के अब सोचो अरे याद हो जाएगी सारी चीजें। अब देखो वो जितनी बार हो जाएगा उतना बढ़िया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। अच्छा या तो ऐसा हो सारे नोट्स याद ही हो गए, मैं पूछता जाऊँ आप बताते जाओ, वो अलग बात है। तो अल्टीमेटली लिखते जाओ, फ्लो बना रहेगा। और क्या है, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, सबसे पहले जनरली तो 2 ही सीजन है, खरीफ और रबी, बट उससे भी जो भी एक्स्ट्रा है वो भी करवा दूंगा। सबसे पहले कुछ बता भी रखे हैं मैंने शायद, खरीफ सीजन क्या होता है, दिस इज कहाँ किससे किस बीच में लाई करता है ये, दिस इज जून से सितंबर के बीच में। लिखवा भी रखा है एक बार आपको, जून से सितंबर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज समर रीजन। तो क्या बोलते हैं, समर रीजन बोलते हैं। समर रीजन है,
खारिफ, एग्जाम्पल क्या है, जैसे राइस, एग्जाम्पल क्या है, दिस इज राइस। कॉटन, जवार, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कॉटन, जवार, ये लिख लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट कॉटन, जवार, बाजरा भी लिख सकते हो, बाजरा बीच में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, सेकेंड टाइप इज रबी क्रॉप, रबी सीजन। रबी सीजन, रबी किस में होती है, जिसमें वीट होती है। वीट में जो विंटर क्रॉप्स हैं, दीज आर दी विंटर क्रॉप्स, या विंटर सीजन बोल सकते हो। विंटर सीजन कब से बीच में होगी, जैसे नवंबर टू मार्च, ये आपको बात ध्यान रखनी है, नवंबर से मार्च के बीच में। ठीक है, नवंबर से मार्च के बीच में। और एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, दिस इज एग्जाम्पल इज वीट, ये गेहूं अब मिल रही है अपने को पता ही है, तो ये कहानी याद हो जाएगी। वीट हो गया, ग्राम हो गया, ऑयल सीड्स, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये लिख लो। हो गया। नेक्स्ट थर्ड इज जैद, क्या बोलते हैं इसको, जैद बोलते हैं क्या, जिसमें फ्रूट्स उगते हैं। जैद में क्या क्या है, दिस इज अप्रैल टू जून, दिस इज अप्रैल टू जून। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूट्स होते हैं, तो इसमें फ्रूट्स लाइक करते हैं, लिख लो उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लिख लो उसको भी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज पेरिनियल, हो गया इतना। नेक्स्ट इज पेरिनियल, पेरिनियल सीजन। पेरिनियल सीजन में क्या क्या है, पेरिनियल में क्या क्या आ जाएगा, जिसका बेस पीरियड क्या हो, जो बहुत पूरे साल ही चलती है लगभग, जिसका बेस पीरियड क्या हो, लगभग 300 दिन से ज़्यादा हो, तो इसको बोलते हैं। जिसका बेस पीरियड क्या हो, लेस देन 300 डेज। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल शुगर केन, तो ये सारी कहानी याद हो। ठीक है, तो ये सारी कहानी होगी। कम मिनिमम इसका 10 मंथ्स तो रहता ही है। ठीक है, मिनिमम 10 मंथ्स तो रहता ही है, सो मिनिमम 10 मंथ्स। चलो, मिनिमम 10 मंथ्स रहता है इसका बेस पीरियड। अब बेस पीरियड क्या है वो सारी कहानी बता रखी है। चलो एक नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के पॉइंट लिखो। व्हेन अ क्रॉप रिक्वायर्स वाटर, when a crop requires water for its crop season, when a crop requires water for its crop season and also for some times in the beginning, and also for sometimes in the also for sometimes in the beginning, sometime in the beginning, also for some time in the beginning of the next crop season, beginning of the next crop season. ठीक है, next crop season. Provision has to be made for additional water. Provision has to be made for additional water. Provision has to be made for additional water. It is termed as overlap allowance. It is known as overlap allowance, इसको बोलते हैं। एक टर्म है, ये पूछ लेता है तभी आपको ये लिखवा दिया है। दिस इज ओवरलैप अलाउंस, आपको ध्यान रखना है।
क्या होता है, समझो इसको, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है भी जैसे मान लो सीजन चल रहा है अपना नवंबर टू मार्च का सीजन चल रहा है। अब आपको इसी बीच में दूसरी क्रॉप्स उगानी है आपको, उसके बीच में ओवरलैप हो जाएगा, एडिशनल पानी की जरूरत पड़ेगी। तो उस जो आपका जो एडिशनल वाटर चाहिए होता है उसको लिए क्या बोलते हैं, ओवरलैप अलाउंस। इसका मतलब ये है, बस इतनी सी कहानी है। उसने क्या बोला, व्हेन अ क्रॉप रिक्वायर्स वाटर फॉर इट्स क्रॉप सीजन एंड ऑल्सो फॉर सम टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप सीजन, जो अगला सीजन आने वाला है उसके लिए भी जो पानी चाहिए, तो उसके लिए प्रोविजन जो है मेंशन है एडिशनल वाटर का। जो प्रोविजन मेंशन होता है एडिशनल वाटर का, इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैप अलाउंस। तो ये कहानी है, आपको ध्यान रख लेनी है। समझ के बाद, जैसे पिछली बार कैश क्रॉप पूछ लिया था, तो अल्टीमेटली कुछ नए वर्ड्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ओवरलैप अलाउंस पूछ लेगा। तो ये सारी कहानी। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाओ, कुछ टर्म्स हैं, टॉपिक डालो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज क्रॉप रेशियो। दूसरा नाम क्या है इसका, एरिया रेशियो। तीसरा नाम क्या है इसका, खारिफ रबी रेशियो, इसको बोलते हैं। चलो, क्या होता है ये, अल्टीमेटली अपने एरिया को डिवाइड करना है। एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया टू बी इरिगेटेड, क्या बोलते हैं, ड्यूटी बोलते हैं। अल्टीमेटली ड्यूटी का रेशियो है ये। अब कौन सी ड्यूटी, जो ड्यूटी मिली आपको खरीफ सीजन से टू दी रबी सीजन को, उसको क्या बोलते हैं, एरिया रेशियो बोल देंगे या क्रॉप रेशियो बोल देंगे। तो ये सारी कहानी है, लिख लो इसमें। द एरिया इरिगेटेड फॉर रबी, द एरिया irrigated for rabi crop generally more than that of kharif crop. The area irrigated for rabi crop generally more than that of kharif crop, as delta for kharif crop is more. For kharif crop is more, डेल्टा ज़्यादा होता है खरीफ क्रॉप का। ठीक है, नेक्स्ट, दिस रेशियो ऑफ प्रपोज्ड एरिया, this ratio of proposed area of kharif season to that of rabi season to be irrigated is termed as kharif rabi season, kharif rabi ratio, लिख लो उसको, हो गया। its value is generally 0.5, मतलब एरिया ऑफ खारिफ टू द एरिया ऑफ राबी। तो ये आ जाएगी, ये नीचे है, ये सब्सक्रिप्ट है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब बेस में है ये, दिस इज, ये ले लो। ठीक है, ये सारी कहानी है, समझो इसको। देखो मैंने एक चीज़ और मेंशन कर दी इसके अंदर, मैंने इसको बोला द एरिया इरिगेटेड फॉर रबी क्रॉप जनरली। अब जनरल केस में जो रबी क्रॉप का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो भी पीछे मैंने आपको वो लिखवा रखे हैं, डाटा लिखवा रखा पीछे। तो एरिया जो होता है रबी क्रॉप का जनरली ज़्यादा होता है, किससे, खरीफ क्रॉप से। तो उसने बोल दिया डेल्टा जो होगा किससे ज़्यादा होगा, खरीफ क्रॉप का ज़्यादा होगा। अगर डेल्टा ज़्यादा है तो ड्यूटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेल्टा और ड्यूटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा और जब बेस पीरियड सेम हो, समझ रहे हो, बी को सेम लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या था, 8.64 बी डिवाइड बाय में डी। बी क्या है, सेम लेके चल रहे हैं दोनों का। अब उसने बोला डेल्टा किसका ज्यादा है, तो बी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डी कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मैं ये भी लिख सकता था, वो भी लिख सकता था।
तो मैं समझ गया ना, दोनों चीज़ बता दी मैंने, एक चीज़ मेंशन कर दी, आप समझ गए बाकी। नेक्स्ट बताया था रेशियो ऑफ द प्रपोज्ड एरिया ऑफ खरीफ सीजन टू द रबी सीजन टू बी इरिगेटेड इज टर्म्ड एज खरीफ रबी रेशियो। तो अल्टीमेटली इसका रेशियो क्या आएगा, 1 से कम आएगा। कितनी वैल्यू रह जाएगी, जनरली होता कितना है, 0.5 होता है। कोई भी सवाल उठा के दे देगा, इसमें से 1 की वैल्यू दे देगा, गुना कर लोगे तो वैल्यू आ जाएगी, उसका एरिया आ जाएगा उसका, तो उसको यूज़ कर लेगा। हैं 1 है एरिया ऑफ खरीफ और एरिया ऑफ रबी, ठीक है। तो लिख देता हूँ, इसमें लिखा है मैंने पहले यार, एरिया ऑफ खरीफ टू द एरिया ऑफ रबी। चलो हो गया। नेक्स्ट इज पैलियो इरिगेशन, हो गया इतना। सेकंड इज पैलियो इरिगेशन। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लिखवाई देता हूँ पहले। पैलियो और पुडिंग दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने वहाँ पे पुडिंग का एग्जांपल ले लिया था, यहाँ भी पुडिंग का ले सकता हूँ। पुडिंग में क्या करते हैं, सोइल को पहले तैयार कर लेते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, सोइल को तैयार करते हैं। जैसे ही एक सीजन खत्म होता है तो सोइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। उसको क्या करना पड़ता है, हमारे को सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, पैलियो इरिगेशन बोलते हैं। बस यही सारी कहानी। तो अल्टीमेटली जो पुडिंग है वही पैलियो है, बट पर्पस अलग अलग है। उसमें प्रिपेयर करते हैं हम लोग सोइल, ताकि आगे दिक्कत ना आए, उसमें जो वाटर की क्वांटिटी बच जाए, डिस्चार्ज बच जाए। बट यहाँ पे क्या पर्पस है, यहाँ पे सोइल को सॉफ्ट करना है, बस इतनी सी कहानी है। लिख लो इसके बारे में। इन इनिशियल स्टेजेस before the crop is sown, before the crop is sown in the field, before the crop is sown in the field, before the crop is sown in the field is very dry, is very dry, ये ड्राई होगा। which is generally found at the time of sowing, which is generally found at the time of sowing, is generally at the time of, is generally found at the time of sowing of rabi crops, as रबी क्रॉप क्या होती है, as of hot September month, as of hot September month, as of hot September month, when soil may be too dry, and soil may be too dry to be sown easily, to be sown easily, to be sown easily. In such case soil is moistened with water. In such case, soil is moistened with water so as to help in sowing of crop. Sowing of crop is termed as paleo irrigation. चलो ये लिखवाया हुआ है, कोई चेंज तो नहीं है, हैं? चलो समझ तो आई क्या सारा, कुछ बताने की जरूरत है इसमें? कुछ नहीं बताया। इन इनिशियल स्टेजेस बिफोर द क्रॉप इज सोन इन द फील्ड इज वेरी ड्राई, विच इज जनरली फाउंड एट द टाइम ऑफ द सोइंग ऑफ द रबी क्रॉप, एज ऑफ हॉट सितंबर मंथ व्हेन सोइल मे बी टू ड्राई टू बी सोन इजीली. In such case, soil is moistened with water so as to help in sowing of crop. It is termed as paleo irrigation.
अल्टीमेटली पहले वो क्या है, सॉइल को सॉफ्ट करना है जो ड्राई हो चुकी है, क्योंकि पिछला सीजन इसका जा चुका है, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, ओके। चलो नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन इज कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कोर वाटरिंग क्या होता है? व्हाट इज कोर वाटरिंग? क्या होता है कोर वाटरिंग? फर्स्ट वाटर होता है। हाँ, ये कोर वाटरिंग क्या होता है? क्या होता है, जैसे ही आप क्रॉप को ग्रो करते हो, जो सो करने के बाद इतना पानी नहीं लगता जितना कि कोर वाटरिंग में लगता है। भाई एक कुछ सेंटीमीटर ग्रो करने के बाद हमें ज़्यादा अमाउंट में पानी देना होता है। अब जो ज़्यादा पानी अमाउंट में देना होता है, उस इंटरवल को जब आपने पानी दिया उसको कोर पीरियड बोल देंगे। जितना पानी दिया उसको कोर, जब वो पानी दिया जिस इंटरवल में उसको कोर वाटरिंग बोल देंगे, और जितना डिस्चार्ज हुआ उसको कोर डिस्चार्ज बोल देंगे। तो अल्टीमेटली वो कोर से रिलेटेड है, जब आपका मैक्सिमम पानी जब अप्लाई होगा। तो ये सारी कहानी है, लिख लो इसके बारे में। द फर्स्ट वाटरिंग which is given to the crop, which is given to the crop, the first watering which is given to the crop is when the crop is few centimeter high. When the crop is few centimeter high, is called as core watering. Is called as core watering. हो गया? It is usually the, लिख लिया इतना? It is usually the maximum single watering. Maximum single watering. Maximum single watering followed by other watering. Followed by other watering. Followed by other watering at usual interval required by the crop. As usual interval applied by the as usual interval applied by the या required by the crop. Applied लिख दिया, required by the crop. This is required by the crops. Required by the crop. ठीक है, ये सारी कहानी होगी। तो अल्टीमेटली इसको बना के दिखाता हूँ आपको, समझ आ जाएगा सारा। देखो इसी से समझ आ जाएगा, बस ये डायग्राम बना लो, इसे समझ आ जाएगा सारा। देखो ये सारी कहानी, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कौन सा था? दिस इज क्रॉप पीरियड एट द टाइम ऑफ सोइंग, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ये जो टाइम है इसको क्या बोल देंगे? दिस इज क्रॉप पीरियड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वाटरिंग। कलर चेंज कर रहा हूं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वाटरिंग, इसके बीच का टाइम क्या होगा? दिस इज बेस पीरियड एट द टाइम ऑफ बेस पीरियड। अब कुछ फ्यू सेंटीमीटर हाइट होने के बाद कुछ पीरियड आता है जब हम क्या अप्लाई करते हैं? कलर ले लो, चेंज कलर ले लो, ग्रीन। अब कुछ सेंटीमीटर होने के बाद ये जो पीरियड है, जिसमें अब मैं अगर आपको ऐसा करता हूँ, वाटर की दिखाता हूँ कितना अप्लाई किया। दिस इज वाटर, मान लो दिस बराबर सा किया, ये कर लो, समझ आ जाएगा सही। अगेन
ऐसे समझने के लिए ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये सीक्वेंस जो है, इसमें क्या है, इस अमाउंट में सबसे ज़्यादा पानी अप्लाई किया है, तो इस वाटरिंग को क्या बोल देंगे हम, दिस इज कोर वाटरिंग। लो बना लो डायग्राम, बना लो। कौन है, हैं? कुछ लोग कौन है, अरे कहीं और जाना होगा, चलो ठीक है ऐसी है। चलो इस टाइम क्या मिलेगा अपने को, दिस इज द क्रॉप पीरियड। ये जो पीरियड होगा क्या होगा, ये दिस इज कोर पीरियड, ठीक है। ये सारी कहानी है। अब मैं इसको एक और खाली कोर वाटरिंग बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें इसमें जो ये कोर वाटरिंग है वो पहले ड्रॉ कर दूंगा, पता लग जाए कि पीक डिस्चार्ज वो है इस टाइम। तो एक डायग्राम और बना लो। ये बना लिया, ये बना लिया, करवा दें। देख लाइट ऑन कर लो यार, जितनी चलेगी उतनी चलाएंगे। तो कोई बात 40-50 मिनट तो चलेगा ही, हैं? अच्छा एक बार तो पता क्या हुआ, ये ऑन कर दिया, प्रपोज ही था, वो 1.5 घंटे तक बोलता रहा मैं। चलो हो गए। चलो एक बार और कोर वाटरिंग का दिखा रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कलर चेंज कर देते हैं, वाइट। ये आपको दिखा दिया कोर वाटरिंग। ये जो पीरियड है स्टार्टिंग में दिखा दिया आपको, दिस इज द कोर वाटरिंग। अब समझने के लिए सिर्फ ये वही इकट्ठा निकाल दें स्टार्टिंग में ही, कोर पीरियड, कोर पीरियड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब लिख लो इसके बारे में कुछ। चलो ये कहानी भी हो जाएगी। अच्छा ये डिस्चार्ज निकालेंगे कैसे, इसका डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल देंगे? इसका डिस्चार्ज निकालना हो तो एरिया इंटू में कोर डेप्थ, अरे डेप्थ से गुना करते हैं, ये कोर डेप्थ, ठीक है। तो ये सारी कहानी आ जाएगी। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब कोर डेप्थ, अच्छा कोर डेप्थ क्या होगी, कोर डेप्थ क्या होती है, डेल्टा ही होती है और कुछ नहीं होती, वो समझ गए ना, वो डेप्थ ऑफ वाटर है, वो डेप्थ ऑफ वाटर। चलो आगे चलते हैं, हम निकाल के भी दिखा देंगे। आगे नोट लिखो, आगे नोट लिखो, आगे नोट लिखो इसमें, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग सही है, द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट, फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कोर वाटरिंग की जो कोर डेप्थ लिखी थी मैंने, क्या एग्जांपल इसका, एग्जांपल राइस, राइस की कितनी है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। अच्छा वीट की कितनी है, दिस इज 13.5 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान रखनी है, अब ये रिलेट कर लेना उससे। अब वो 4 महीने में 40 सेंटीमीटर होती है, ये कुछ टाइम में इतनी हो जाती है, तो इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी बता रखी है। नेक्स्ट, द लिमिटेड पीरियड, द लिमिटेड पीरियड फॉर विच कोर वाटरिंग इज डन, फॉर विच core watering is done is termed as
कोर पीरियड is termed as कोर पीरियड। हो गया। नेक्स्ट नोट डाल के पॉइंट लिखो इसके नीचे। नेक्स्ट नोट डाल के पॉइंट लिखो, इफ दिस कोर वाटरिंग is not done at desired time interval, जो उसका जरूरत का जो टाइम इंटरवल है उस पर नहीं हुई, द प्लांट सफर्स अ सिग्निफिकेंट लॉस। प्लांट सफर्स अ सिग्निफिकेंट लॉस, ये लिख लो। सिग्निफिकेंट लॉस क्या होता है यहाँ पे? सिग्निफिकेंट लॉस का क्या मतलब है? यील्ड क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। यील्ड क्या होता है? पहले क्लास में बता दी थी सारी कहानी। यील्ड क्या होता है? आउटपुट है जो उसकी। चलो नेक्स्ट, फॉर राइस कोर पीरियड रहता है इसके 2 से 4 हफ्ते 2 से 4 वीक। अरे पर्दा हटा लो थोड़ा सा यार, लाइट कुछ तो आ जाएगी। थोड़े दिन चश्मे में चढ़ जाएंगे तुम्हारे, दिख जाएगा वो बिल्कुल नीचे करके देख रहा है। कर दो या उस साइड कर दो पकड़ के इसको आराम से। चलो कुछ तो दिख रहा होगा अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉर राइस कोर पीरियड इज 2 to 4 weeks। फॉर वीट ये डायरेक्ट पूछ लेगा ये। फॉर वीट कोर पीरियड इज 3 to 8 weeks। तो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो अल्टीमेटली राइस कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है मतलब। और खारिफ क्रॉप में टोटल सीजन कितना होता है? 4 महीने का होता है। 4 महीने में 1 महीना क्या होता है? ज़्यादा पानी देना होता है आपको। वो कितना देना होता है? 2 से 4 हफ्ते तक। 2 से 4 हफ्ते तक आपको ज़्यादा पानी देना होता है। वो मैक्सिमम कितना है? 2 से 4 हफ्ते ही है। वीट के लिए कितना है? 3 से 8 हफ्ते। तो आप दोनों ध्यान रख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। हो गया इतना। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप्स। कितनी होगी टर्म्स? 3 होगी। चौथी टर्म है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में लिखो, लास्ट ईयर इस पे प्रॉब्लम आई हुई है तो मतलब इंपॉर्टेंट है ये। पूछ लिया कैश क्रॉप क्या होता है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या होता है लिख लो इसके बारे में। अ क्रॉप which has to be encased, a crop which has to be encased in the market for processing, for processing, as it cannot be used or consumed directly. Cannot be used or consumed directly. Cannot be used or consumed directly by the cultivators. Is termed as cash crops. हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे टी, जैसे टोबैको। इसकी डायरेक्ट आप जो उगाएगा वो डायरेक्ट नहीं बेच सकता उसको, टोबैको। उसके और कौन सा है? शुगर केन। तो ये सारी एग्जाम्पल आपको ध्यान रख लेना, एटसेट्रा। ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अल्टीमेटली क्या बोला इसने, बोला कुछ ऐसी क्रॉप्स है पड़ी जो आपको मार्केट में देनी पड़ती है पहले प्रोसेसिंग के लिए, मतलब वो मार्केट वाले ही, आप डायरेक्ट उसको नहीं दे सकते, जिसने जो अपना सेलर है उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकते, आपको मार्केट में देनी पड़ेगी, वो उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, मतलब एनकैश करेंगे उसको, ताकि जब ये देखो टोबैको है, टोबैको डायरेक्ट आप किसी को दे सकते हो, नहीं दे सकते ना, वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में उसकी वैल्यू लगेगी, अब उसको कैसे उसको यूज़ करना है वो सारा प्रोसेस होगा, तब उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको कैश क्रॉप बोलते हैं, तो तभी बोलते हैं उसको कैश क्रॉप, ठीक है, तो कैश क्रॉप बोल देंगे इसको। नेक्स्ट इसी में लिख लो एक पॉइंट और, all the known food crops are included in these crops, all the known food crops are in this category, next food crop कौन सी है, the food crops are एग्जाम्पल लिख लो उसको, वीट, राइस, ये सारे क्या हैं, फूड क्रॉप्स हैं, वीट, राइस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो गया इतना, नेक्स्ट टर्म 4 होगी, पांचवी क्रॉप रोटेशन, पांचवी है क्रॉप रोटेशन। चलो इसके लिए कहानी लिख लो। क्रॉप रोटेशन के बारे में पता ही है सबको, क्या होता है भाई, कुछ क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो इकट्ठी हर साल नहीं बोनी चाहिए, अगर हर साल ग्रो कर दिए तो क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्रॉप को रोटेशन कराना पड़ता है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये सारी कहानी है, इसके बारे में लिख लो जो एग्जैक्ट है, लिखिए इसमें, व्हेन द सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन, व्हेन द सेम क्रॉप्स are grown again and again, when the same crops are grown again and again in the same field, over the period of time, the fertility of the land get reduced, सीधा लिख लो, the fertility of land get reduced, fertility क्या हो जाएगी, reduce कर जाएगी, as soil become deficient, in specific type of nutrients, specific type of nutrients, आगे लाइट, in specific type of nutrients, चलो हो गया, or have a accumulate excess of, accumulate excess of nutrients, or have a accumulate excess of nutrients in order to enhance the fertility, to make the soil regain its original structure, and regain its original structure, it is necessary to
to either allow the it is necessary to either allow the land to lie grow some other type of क्या लिखवाया था मैंने इसके बाद, एक मिनट सही नहीं लिख रखा मैं, necessary to either to allow the land to lie हाँ ऐसे लिख लो, लाई ग्रो सम अदर क्रॉप्स which are different or complement the previous crop, ये लिख लो। चलो ठीक है, एक लाइन और लिख लो इसमें। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें, दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, this method of growing different crops in rotation one after the another, one after the another in same field is known as crop rotation, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। चलो ये सारी कहानी देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल रहेगा इसके पास? हो गया? चलो इसका एग्जाम्पल भी लिख ही लो फिर। फॉर एग्जाम्पल राइस ग्राम, जो राइस के बाद ग्राम, उसके बाद कॉटन, जवार, फिर ग्राम, कॉटन, जवार, ग्राम, वीट, जवार, ग्राम। यार क्या जान ले लिया आज तो, हैं? वीट के बाद क्या है? वीट, ज्वार और ग्राम। चलो कहानी पढ़ लो, इसको क्या बताया मैंने। चलो ये कहानी भी देख लो। मैंने क्या बताया, when the same crops are grown again and again, फिर लाइट गई, कमाल ही हो गया यार। when the same crops are grown again and again in the same field over the period of time, the fertility of land get reduced। भाई अगर एक ही क्रॉप को अगर आप बार बार ग्रो करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एज अ सोयल बिकम डेफिशिएंट इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स और हैव सम एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट कई बार उसके बढ़ जाते हैं, एक्सेस हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं उसके घट जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू एनहांस द फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए रिगेन करते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, इट इज नेसेसरी टू, इसके लिए क्या करें, इट इज नेसेसरी टू आइदर अलो दी लैंड टू लाइक ग्रो सम अदर क्रॉप्स विच आर डिफरेंट और कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस वन। भाई या तो वो क्रॉप क्या हो, उससे डिफरेंट हो या कॉम्प्लीमेंट करे। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे करे, इसके लिए बताया आगे। अब अल्टीमेटली डेफिनेशन बताइए इसके बाद। दिस मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन रोटेशन वन आफ्टर द अनदर इन सेम फील्ड इज टर्म्ड एज क्रॉप रोटेशन। अब कैसे कैसे है, जैसे राइस, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कॉटन, ज्वार, ग्राम, अगर सीजन में चलना है तो वीट, ज्वार, ग्राम, अल्टीमेटली 3 अलग अलग क्रॉप्स आपने ग्रो करनी है, जिससे क्या है उसके न्यूट्रिएंट क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। तो ये भी मेंशन है ऐसे कैसे, जस्ट एक एग्जांपल बता दिया। जैसे मैंने राइस की कहानी बताई, मैं क्या राइस को ग्रो कर दिया, 1 सीजन 2 सीजन कर दिया, उसके बाद क्या है जो उसका मॉइस्चर होता है उसमें जो रह जाता है, उसी मॉइस्चर से ही क्या हो जाता है, ग्राम हो जाता है। तो अल्टीमेटली तो उससे क्या होता है, उसका न्यूट्रिएंट भी क्या रहता है, मेंटेन रह जाता है। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी स्पेस में,
कम हो जाएगी। इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर की रिक्वायरमेंट कम है और न्यूट्रिएंट को क्या कर लेगा, मेंटेन कर लेगा। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है वो सारी कहानी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट एफिशिएंसी। 2 मिनट पॉज कर दो, पानी को नहीं पी के करते हैं। ये तो बंद नहीं करनी। हाँ है, कर रहे हैं बच्चे अपने, पिछले साल जो पास आउट हुए ना सारे कर रहे हैं स्ट्रक्चर से ही। पहले नहीं थी, करें स्टार्ट। हाँ अब तो सारी आ गई है अभी। हाँ स्ट्रक्चर से कर लो, बढ़िया है। चलो नेक्स्ट इज, अरे कर दिया ना, चालू कर दी क्या, पोज कर लो यार एक बार फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरिगेशन एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी किसी भी चीज की जो आउटपुट आई आपकी डिवाइड बाय में इनपुट क्या होता है, हमेशा एफिशिएंसी होती है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बेसिक यहां लिख दूं आउटपुट टू दी इनपुट। अच्छा अब ये बताओ मुझे, अगर किसी भी फील्ड में लॉस ज़्यादा, अगर किसी भी फील्ड में लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी? अरे किसी भी फील्ड में लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। एफिशिएंसी कम होगी तो आउटपुट क्या होगी? कम हो रही होगी। तो अल्टीमेटली ये सारी कहानी है इसके पीछे। भाई आपकी एफिशिएंसी कम आ रही है, आउटपुट कम आ रही होगी, तो ये सारी कहानी होगी इसके पीछे भी। एफिशिएंसी क्या रहेगी, इसकी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली स्टार्ट करते हैं, इसको लिखो। एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम depends on output and input. Depends upon output and input. Efficiency of any system depends upon output and input of parameter involved. Parameter involved. Here it is the ratio of output to the input water. Output water to the input water. Output water to the input water. ठीक है। Next, this difference of output and input this difference of output and input is termed as losses. इसको losses बोल देंगे। Next, hence higher is the efficiency. उल्टा लिख दिया क्या? हायर इज द लॉसेस लिखना था। हायर इज द लॉसेस, क्या बताया था? लॉसेस बताया था ना। हायर इज द लॉसेस, लेसर इज द एफिशिएंसी। लेसर इज द एफिशिएंसी। ये लिख लो सारी कहानी। बेसिक कहानी बता दी, वही बताइए जो मैंने बता दी थी आपको। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली ये बोल सकते हो जो आपकी एफिशिएंसी है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है? दिस इज लॉसेस की। ठीक है, ये लॉसेस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हो गया? चलो फर्स्ट एफिशिएंसी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एफिशिएंसी लिखो। एफिशिएंसी ड्यू टू
एफिशिएंसी ड्यू टू कौन सी है, वाटर कन्वेंस, वाटर कन्वेंस। इसका एक डायग्राम देख लो पहले, एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर कन्वेंस। अब वाटर कन्वेंस स्टार्टिंग में बताया था मैंने लॉसेस के लिए, जब पानी मैंने आपको बना के दिखाई थी, कहानी बताई थी आपको, रिवर से मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटर से माइनर से आउटलेट, ये सारी कहानी बताई थी आपको। इसमें मैंने आपको ये बताया था भाई जैसे जैसे पानी फ्लो करता जाएगा लॉसेस क्या करते जाएंगे। अब जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा लॉसेस ज़्यादा होंगे, जितनी लेंथ कम होती जाएगी उतने लॉसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ये सारी कहानी बताई थी, याद है आपको, ड्यूटी पे डिपेंडेंट भी था, ये सारी चीज़ बताई थी आपको, है ना। चलो अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, पहले बना ही देता हूँ दोबारा से, पहले बनवा ही रखा है शायद। दिस इज द रिवर, दिस इज द कैनाल, दिस इज द कैनाल। उसके बाद बना रखा है अपने को फील्ड, दिस इज द फील्ड, ये सारी कहानी है। यहाँ पे अपने बैराज लगाया एक, ये बैराज लगाया, पानी का फ्लो इधर करवा दिया, जिससे क्या हो गया, ये पानी का फ्लो हो गया, कलर ब्लू, ये पानी फ्लो कर गया, पानी फ्लो कर गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये अपना फील्ड पे आ गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी है जो दिस इज वी आई, यहाँ पे कितनी है, दिस इज वी एफ, ये लिखवाई थी। अच्छा ये था फील्ड था तो कलर लिया था ग्रीन कलर, ये कलर, ये लो, ये बना दिया, ये बना लो इसको, ये सारी कहानी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बता दिया, एक ही कैनाल बना के दिखा दी और एक बैराज बना के दिखा दिया। यहाँ से वाटर क्या कर दिया अपन ने, इस तरफ रोटेट करा दिया पानी और कैनाल से जाएगा। अच्छा लॉसेस कहाँ आएंगे, लॉसेस कौन से लॉस होंगे, अब ये है प्लान। लॉसेस कैसे शो किए थे, कौन से कलर से, लॉसेस बताए थे आपको। ये लॉसेस भी क्या परकुलेशन लॉस दिखा रखे, साइड वाली जो साइड से क्या होते जाएंगे, क्योंकि मेरे को ये पता है मोस्ट ऑफ द कैनाल क्या है, अनलाइंड है, तो लॉसेस भी यहाँ से होते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ दिखा दी आपको। तो अल्टीमेटली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस, एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस की फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, दिस इज वी एफ टू दी वी आई, वी एफ टू दी वी आई गुना में 100। अब लिख लो इसको, अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया, इसकी डेफिनेशन और लिख लो। चलो हो गया, डेफिनेशन लिखो इसकी, नोट कर लिया क्या, अभी आ रहा हूँ, यहीं पे आ रहा हूँ, आउटपुट टू द इनपुट, हो गया। चलो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, लिखो इसके बारे में। इट इज द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर delivered, it is the ratio of water delivered into the field from the into the field from, it is the ratio of water delivered into the field from outlet point to the outlet point to the inlet point, outlet point to the inlet point, आउटलेट पॉइंट टू दी आउटलेट पॉइंट क्या लिखवा दिया मैंने, इट द रेशियो वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड फ्रॉम द आउटलेट पॉइंट टू द वाटर एंट्रेनिंग इनटू द मेन कैनाल। ये लिख लो, ये जो इनलेट पॉइंट है ये लिख लो, वाटर एंट्रेनिंग इनटू द मेन कैनाल, वाटर एंट्रेनिंग इनटू द मेन कैनाल, ठीक है, at its starting point, at its starting point, हो गया। नीचे एक पॉइंट लिखो, this efficiency takes into the account, this efficiency takes into the account of conveyance loss, account of किस में आएगा ये, conveyance loss में। तो ये सारी कहानी आपको, चलो अब देखो मैंने क्या बताया। अब ये V आपके दिमाग में क्यों आ रहा है, V क्या है, वॉल्यूम है, जितना पानी आपको फील्ड में मिला, टू दी जितना पानी आपको
वो जो, हाँ, जो आपको इनपुट से मिला जो आपको, तो उसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे जितना पानी था यहाँ पे लॉसेस भी तो होंगे, यहाँ पे क्या पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मान लो यहाँ से चला 1000 मीटर क्यूब, यहाँ पे आगे कितना मिला 800 मीटर क्यूब, तो उसको क्या बोल देंगे, तो 800 बटे में 1000 क्या आ जाएगा, इंटू में 100, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी निकाल के दे दी आपको, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल के दे दी आप, समझ गए ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। हो गया इतना, क्या हो गया, चलो एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, इसको भी देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के लिए देखो, इसमें रूट जोन में जाना, हमने एक डायग्राम बना लो। दिस इज द ग्राउंड लेवल, कलर कौन सा है, दिस इज द ग्राउंड लेवल दे दिया आपको। उसके बाद जो क्रॉप्स ग्रोन हुई है, दिस इज द क्रॉप्स ग्रोन, दिस इज क्रॉप ग्रोन। क्रॉप के नीचे जो रूट्स हैं, रूट्स बना दो आप येलो कलर से, ये रूट्स, ये रूट जोन बना दिया, दिस इज रूट जोन। दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है। दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। ग्राउंड लेवल आ गया और ग्राउंड लेवल भी आ गया। उसके बाद आपको दिखाना है, ये तो हो गया मेरा जो क्रॉप्स ग्रोन किए आपने, और ये आ गया अपना रूट जोन। चलो यहाँ से पानी अप्लाई किया, यहाँ से पानी अप्लाई किया, दिस इज कलर ले लो ब्लू, ये पानी अप्लाई किया, पानी अप्लाई किया। अब जो पानी अप्लाई किया आपने, अब जो पानी अप्लाई किया यहाँ से जो उसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आया VF, जो पानी आपने अप्लाई किया। अब जो पानी अप्लाई किया क्या सारा का सारा रूट में जाएगा, जरूरी तो नहीं है, तो उसमें साथ में क्या होंगे, लॉसेस भी होंगे। लॉसेस को कलर दिखा देते हैं, कलर चेंज कर दो, लॉस का वाइट ही ले लो। दिस इज दी, ये लॉस कौन से दिखा रखे हैं, दिस इज रन ऑफ लॉस। कुछ क्या कर गया होगा, रन ऑफ लॉस कर गया होगा, समझ गए। अब जितना पानी उसको रूट को मिला, जितना पानी रूट को मिला टू दी, जितना पानी अपने अप्लाई किया था, उसको क्या बोल देंगे, वाटर एप्लीकेशन। तो वाटर की एप्लीकेशन आ गई। चलो लिख लो इसके बारे में भी, लिखो इसके बारे में, लिखिए इसके बारे में। इट इज द रेशियो ऑफ, आगे समझ में, चलो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of quantity of water stored, it is the ratio of quantity of water stored into the root zone of crops, into the root zone of the crop, into the root zone of the crop, root zone of the crop, to the quantity of water actually delivered, to the quantity of water actually delivered, to the quantity of water actually delivered into the field, ठीक है, into the field, into the field। चलो लिख लो इसको, ठीक है। इसकी वो बना दूं क्या, वो भी लिख लो इसके बारे में। एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर एप्लीकेशन, वाटर एप्लीकेशन ए लिख लो, वाटर एप्लीकेशन। इसमें क्या लिखा है, वॉल्यूम कौन सा है, दिस इज रूट जोन में जो लगा, और डिवाइड बाय में VF गुना में 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये हम VF ही ले लूँ क्या, चलो VF से चल जाएगा, ठीक है। VRZ ये भी लिख लो, VRZ लिख लो। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, जो स्टोर हुआ रूट जोन में, और VF तो पता ही है जिसने अप्लाई किया पानी, ठीक है। नेक्स्ट, और एक और लिख लो लास्ट पॉइंट नोट डाल के, दिस एफिशिएंसी, this efficiency represent the losses, efficiency represent the losses takes place
टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फार्मिंग, ड्यूरिंग फार्मिंग, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फार्मिंग, ये लिख लो, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फार्मिंग, ठीक है। ये सारी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल रन ऑफ लॉस, इसके अंदर ही आएगा। अभी सवाल कराऊंगा उसमें समझ आ जाएगी आपको, रन ऑफ लॉस। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। नेक्स्ट इज, अरे समझ आ गया ना, बताने की जरूरत है इसमें कुछ भी नहीं है। जो रूट जोन में पानी अप्लाई हुआ, जितना पानी फील्ड में भेजा था, और फील्ड में भी पूरा पानी थोड़ी लगेगा, रन ऑफ लॉस भी आपको माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सारी कहानी होगी। चलो नेक्स्ट है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ड्यू टू स्टोरेज या वाटर स्टोरेज लिख लो, ड्यू टू वाटर स्टोरेज, एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर स्टोरेज लिखो इसको। इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड, रेशियो ऑफ, it is the ratio of water stored in the root zone, in the root zone, it is the ratio of water stored in the root zone during the irrigation, during the irrigation to the water requirement in the to the गया